स्टूडेंट्स बात केमिस्ट्री की हो और एक्सेप्शन की ना हो तो केमिस्ट्री का कोई फील रहता नहीं है। और आज हम लोग केमिकल वर्ल्ड के कुछ सेलेक्टिव एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, जो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं या फिर आप बोर्ड को अपियर कर रहे हैं तो ये सभी क्लासेस के लिए आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट वाला एक्सेप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, मैं चैप्टर वाइज आपको एक्सेप्शन देते रहूंगा और आपको कॉपी पेन खोलकर नोट करनी है। नंबर 1 एक्सेप्शन, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आपको पता है कि थ्रू एसपीडीएफ मेथड हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा और अगर नहीं पता है तो यह जान लीजिएगा कि क्रोमियम एंड कॉपर विद इन 30 एलिमेंट्स हमारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। जी हाँ गाइस, ये जो दो एलिमेंट का मैंने नाम लिया फिर से सुनिएगा। क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर है जिसका, और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जैसा होना चाहिए था उससे हटके होता है। सेकेंड एक्सेप्शन की बात की जाए, देखिए बात जब सेकेंड एक्सेप्शन की हो रही है तो ध्यान में रखिएगा आप कि जब हम लोग जंप करते हैं हमारे क्लास 9 से क्लास 10 के सिलेबस में आते हैं तो 9 तक के सिलेबस में आप क्या पढ़े रहते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुछ होता है, कुछ हमारे आयंस होते हैं, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर था आप लोग को पढ़ना, और वहीं पर एक एक्सेप्शन आपको मिलता है। देखिए आपसे अक्सर ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की थी। अब ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप डायरेक्टली बता पाओगे, आप बोल दोगे कि हमारा जब पता चला था कि किसी भी, या हमें ये पता चला था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और तभी डिस्कवरी हो गई थी न्यूक्लियस की, तो आप गलत पाए जाओगे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तब आपको ये रियलिटी नहीं मिलेगी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको मुझे कमेंट करके बतानी है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं थर्ड एक्सेप्शन की ओर। देखिए थर्ड एक्सेप्शन है हमारा, वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे सुनकर आप शायद इजीली आइडेंटिफाई कर पाते होंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, पर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर आपके माइंड में एक मिथ यह भी होगा कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो वहां पे हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं वह भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बट उस केस में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। और तो और प्रेसिपिटेट को लेकर आपके माइंड में काफी मिथ फैला हुआ होगा। मैंने सोचा था कि एक वीडियो लाऊं, वो बेस्ड होता सॉल्युबिलिटी रूल्स पर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जाननी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपाउंड वाटर में इजीली सॉल्यूबल होते हैं, कौन टोटली नॉन सॉल्यूबल होते हैं, एंड कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सेमी सॉल्यूबल होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, बस आपको कमेंट करनी है। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए प्रेसिपिटेट वैसा एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे वाटर के साथ इनसॉल्यूबल होता है। अक्सर ऐसा बुक में दिया हुआ रहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको परफॉर्म करानी है तो जो हमारा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा वह हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है मेरे भाई। ध्यान से ये बात सुन लो, फिर से मैं बोलता हूं, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं पे बुक के मेंशन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होगा तो ये आपको पता होगा कि ऐसा कहीं पर नोट डाउन नहीं किया हुआ है कि हमेशा प्रेसिपिटेट हमारा प्रोडक्ट ही बनता है। बाय प्रोडक्ट भी हमारा प्रेसिपिटेट बन सकता है और उसके एक्सेप्शंस काफी बड़े पड़े हैं। ठीक है, तो ये थर्ड एक्सेप्शन आपके लिए यूजफुल होगा।
अब बात करते हैं फोर्थ एक्सेप्शन की। देखिए फोर्थ एक्सेप्शन बेस्ड है एसिड एंड बेस चैप्टर के ऊपर, जो आपको क्लास 10th में पढ़नी है। ये तो बहुत कॉमन है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि नेचुरल एसिड्स होते हैं वे लेस पावरफुल होते हैं, और इनके रिस्पेक्ट में जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं जो कि हमारे नॉन नेचुरल होते हैं वे स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट इसका एक्सेप्शन हमारा बेस्ट एक्सेप्शन कार्बोनिक एसिड है ना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड इवन दो वो हमारा एक मिनरल एसिड है बट वो लेस पावरफुल है। तो ये भी आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे चलते हैं फिफ्थ एक्सेप्शन की ओर। देखिए फिफ्थ एक्सेप्शन क्या बोलता है। फिफ्थ एक्सेप्शन भी आपको एसिड एंड बेसिक चैप्टर में मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि इंडिकेटर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए इंडिकेटर्स एक्चुअली दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि फिर अगर दो ही प्रकार के हमारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं तो फिर जो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए मेरे भाई, मैं आपको ये कंफर्म करता हूं कि अगर आप ब्रॉड बेस्ड नॉलेज लेकर चलोगे तो ध्यान रखना कि ओलाफैक्टरी भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि इंडिकेटर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक तो मैनमेड और एक नेचुरल। मैनमेड को हम सिंथेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले एक्सेप्शन की ओर। देखिए अगला एक्सेप्शन भी आपके लिए काफी यूजफुल है। ये पूरा वीडियो मैं विद इन शॉर्ट टाइम का बना रहा हूं, बट ये पूरे शॉर्ट टाइम वीडियो में आपको मैं तमाम एक्सेप्शन जो दे दूंगा जो आपको एटलीस्ट क्लास 10 तक के बुक में मिलने वाली है। अगर आप ये सब एक्सेप्शन जानते होंगे तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अब देखते हैं अगले एक्सेप्शन के बारे में। अगला एक्सेप्शन भी हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट ही चैप्टर से आ रहा है। देखिए ये तो बहुत कॉमन है, आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि हम लोग को जब भी क्लोर अल्कली प्रोसेस में इन्वॉल्व होना होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं क्लोर अल्कली प्रोसेस, जहां पर कि हमारे ब्राइन वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक किया जाता है, उस केस में आप याद रखिएगा कि as per our नीड हम लोग उसको अलग अलग प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम लोग जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करा रहे हैं तो हमारा आउटकम हमेशा एक एसिड एंड बेस बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साल्ट का फॉर्मेशन एक एसिड और बेस के मिलने से होती है। तो आपने देखा होगा कि कई बार बुक्स में ऐसा एग्जांपल या ऐसा रिएक्शन दिया हुआ रहता है, सपोज दैट वी आर गोइंग टू इलेक्ट्रोलाइज, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं हमारे ब्राइन वाटर के साथ, तो याद रखिएगा कि आउटकम हमेशा NaOH प्लस HCl होगा। लेकिन बुक में क्या दिया हुआ रहता है, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। अब ये याद रखिएगा कि H2 प्लस Cl2 को फर्दर ब्रेक कराने के लिए हम लोग को स्पेशल कंडीशंस देना पड़ता है। लेकिन बुक में तो डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिल जाती है और आपको लगता है कि भैया यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही हमारा सही आंसर है, जो कि सरासर गलत है। अब चलते हैं अगले एक्सेप्शन की ओर। देखिए बात हो गई हमारे एसिड की, बात हो गई सॉल्ट की, अब थोड़ी बात बेस की होनी चाहिए, है ना। अब बेस से रिलेटेड भी एक्सेप्शंस हमारे भरे पड़े हैं। कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको अभी देने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप NaHCO3 को लेते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं NaHCO3, ये कौन सा कंपाउंड है आपको पता ही होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम क्या है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। और देखो ये जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो कंपाउंड है ये एक बाइनरी कंपाउंड नहीं है,
अगर आपको कहीं पर बुक में ऐसा दे दिया जाए कि इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक करो, तो याद रखना आप लोग बहुत कंफ्यूजन करते हो, बहुत गलतियां करते हो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, और बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि NaHCO3 को ब्रेक करो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कभी भी डायरेक्ट आप लोग साल्ट को ब्रेक करते हो जैसे एज यूजुअल, इसको ब्रेक मत करना, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, ये ट्राइनरी कंपाउंड है ना। और तो और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्चुअली आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, रेडिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप सिंपली इसको डायरेक्ट कभी भी ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। एसिड और साल्ट इजिली, एसिड और बेस इजिली आप इसे रिमूव नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है और वो NaHCO3 को ब्रेक करके सिंपली 2 कंपाउंड लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, एक सेक्शन देखते हैं। अगला एक सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, साल्ट्स कॉमन है, साल्ट्स कॉमन है, आपने पढ़ा भी होगा कि साल्ट्स का 2 टाइप होता है, एक हमारा हाइड्रेटेड और एक अनहाइड्रेटेड या फिर एनहाइड्रस। अब देखिएगा, बहुत सारे बुक में ऐसा दिया हुआ रहता है कि मोस्ट ऑफ द साल्ट्स विच आर अनहाइड्रस आर यूजुअली व्हाइट इन कलर। अब स्टूडेंट्स अपने माइंड में एक फिक्स कर लेते हैं कि भैया अगर अनहाइड्रस है तो हमेशा व्हाइट ही होगा, जो कि गलत है। मैं बोल रहा हूं, फिर से सुन लेना, सभी अनहाइड्रस हमारे व्हाइट ही नहीं होते हैं, उसमें भी एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। ठीक है, अब जंप करते हैं हम लोग 3rd चैप्टर में, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, कि आप बोर्ड को अपीयर करने जा रहे हो और बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये न्यूमेरिकल्स में ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि आपका अभी का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो आपका 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, वो आपसे ज्यादा पूछे जाने वाली है ना। ठीक है, चलिए अगले एक सेक्शन की बात करते हैं। ये चैप्टर ही एक सेक्शन से भरा पड़ा है मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है ये पूरा एक सेक्शन से भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप फिजिकल प्रॉपर्टी से लेके केमिकल प्रॉपर्टी से लेके कुछ भी पढ़ रहे हो तो पता चलेगा आपको कि ये चैप्टर हमें केमिस्ट्री का फील दे रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री इज इक्वल टू एक्सेप्शन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, क्योंकि तमाम एक्सेप्शन उन्हें पढ़ने को मिलती है। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है और वो मरकरी है। फिर आप पढ़ेंगे कि मेटल्स काफी हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्शन है सोडियम। अभी हम बेसिक जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप 8 क्लास में अपने बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। जैसे में मेटल्स जो होते हैं वो बोला जाता है कि मोस्टली हमारे सॉलिड फॉर्म में और तो और वो उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन बहुत 2 इंपॉर्टेंट है, सोडियम और वो पोटेशियम आ सकता है, कंडीशनल है, बट ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एक गैलियम और एक सीजियम। अब देखिएगा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इतना तो हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि जो नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उससे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम ही होगा। तो आप इसे याद कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो सुन लो, जो गैलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स, मेल्टिंग पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 29.8 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम 29.8 डिग्री सेल्सियस। और बात की जाए सीसियम की तो इसको 28.5 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सीसियम का मेल्टिंग पॉइंट 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्सेप्शन भी आप याद रखिएगा और नहीं तो नोट करिएगा। अब बात करते हैं अगले एक्सेप्शन की, वह भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसे ध्यान दीजिए। अब हम लोग इंटर करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो पहले बात की जाती है मेटल्स की। तो आपने तो ये पढ़ा होगा
कि मेटल्स जो हैं वो अगर गलती से एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएं तो हमारा क्या बनेगा, फटाफट से बताओ, साल्ट और वाटर बन जाता है ना। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो हमारा साल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है कि हाइड्रोजन बनता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन सा है, नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि HNO3 के लिए स्पेशल के सप्लाई होता है, और इससे पहले जो भी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन था, हमारा जो और रिएक्शन था, ये सब सिंपल थे, इसमें कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, बट एक वाटर में मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एसिड वाला आप याद करिए, जल्दी से कॉपी खोलिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो मेटल का HNO3 के साथ रिएक्शन होता है, मींस दैट कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस दैट कि नॉर्मल केस में जो हमारा मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ होता है तो वहां पर, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन बन रहा है वो चेंज हो जाता है ऑक्सीजन में, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली एंड ओनली नाइट्रिक एसिड। सेकेंड थिंग, जो आपका सॉल्ट बन रहा था वो नाइट्रेट बनना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्या आती है, कई बार आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ तक कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स और तो और नाइट्रेट्स दोनों बन जाते हैं, बट यहाँ पे दो एक्सेप्शन हो जाती है, और दो मेटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके शायद लगभग बुक्स में दिया हुआ रहता है, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज। लेकिन फंडा ये आता है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ऐसा ही प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, अगर आपको याद होगा तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर आपको याद है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, चलिए बताएं मुझे, जस्ट फॉर ए मोमेंट, आपको वेट करनी है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्या आपने ग्रुप के बारे में पढ़ा है, क्या आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आपको शायद ये आंसर का हिंट पता होगा कि मैग्नीशियम और मैग्नीज के पास दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि ये हाईली इसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, और ये इसका केमिकल नेचर है, केमिकल प्रॉपर्टी है ये दोनों मेटल का, यही कारण है कि ये दोनों इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वाटर की केस बात करते हैं। वाटर में भी एक्सेप्शंस बड़े पड़े। नॉर्मली जब वाटर, मैं वाटर बोल रहा हूँ, वेपर नहीं बोल रहा हूँ, तो वाटर का स्टेट लिक्विड होगा। अगर मेटल के साथ कोई भी वाटर रिएक्ट करता है तो क्राइटेरिया क्या है कि मेटल रिएक्टिव होना चाहिए, और आपको तो रिएक्टिविटी सीरीज याद ही होगा भाई, याद है ना। तो क्या होता है कि अगर कॉपर से ऊपर, मीन दैट हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, नीचे वाला रिएक्ट नहीं करेगा। बट एक्सेप्शन वहां पर भी है, अगर हमारा केस आ जाए किसका, बोले जल्दी से भाई, आप मेरे को बताओ कौन सा आ जाए, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि डिवाइडर का वर्क करता है, कौन सा याद है आपको, जल्दी बताइए। मैग्नीशियम ही तो है, मैग्नीशियम दोनों के साथ रिएक्ट करता है भाई। एक्चुअली मैग्नीशियम में अगर आप वाटर वेपर भी दोगे और वाटर लिक्विड स्टेट वाला भी दोगे तो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। और तो और आपको पता ही होगा कि अगर वेपर है तो ऑक्साइड बनाएगा, अगर वाटर वेपर ना ही है, हमारा लिक्विड स्टेट है, तो वो फिर हमारा, जल्दी से बोलो, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये सिंपल था, आपको पता रहना चाहिए, ये एक्सेप्शन ऐड हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं हम लोग एक्वा रिगिया की। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि एक्वा रिगिया का फॉर्मेशन हमेशा HCl और HNO3 के मिलने से बनता है, लेकिन याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl, डाइल्यूट रहेगा तो नहीं बनेगा मेरे भाई, कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए।
तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बुक में ऐसा पढ़ते हो कि विथ रिएक्शन ऑफ और विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू एसिड्स HNO3 एंड HCl, बट कॉन्सेंट्रेटेड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर है, वो सुन लो। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा रिगिया हमारे बोन को डिसॉल्व कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा रिगिया हमारे बोन को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। अब इसके पीछे का अगर आप रीजन जानना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो, मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे हमारा बोन का इनर जो उसका फॉर्मेशन होता है वो कौन से मिनरल से मिलकर बना होता है और हमारा एक्वा रिगिया के साथ रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता। लेकिन कुछ और एसिड्स होते हैं जो हमारे बोन को डिसॉल्व करते हैं, आपने अक्सर मूवीज में देखे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है, आगे हम लोग चलते हैं, कुछ आगे चलने के बाद हम लोग आते हैं लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल आ जाती है ना। नॉन मेटल्स में आपको याद रखनी है कि फोन कैलिबर ISCPH बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कुछ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ही हमारा नॉन मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। नहीं तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, लेकिन रिएक्टिविटी भी हमारा वेरी करता है, स्पेशली ग्रुप 17 के लिए। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन जो है वह ग्रुप 17 का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन होना चाहिए था। फ्लोरीन को रिएक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव हमारा क्लोरीन है ना। कमाल की चीज, तो आप ये जानना। चलिए आगे चलते हैं, अगले एक्सेप्शन की बात की जाए। देखो अगला एक्सेप्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल से रिलेटेड। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में हमें यह बतलाया जाता है कि अगर एल्युमिनियम के थ्रू, अब मैं वो सारे टर्म्स नहीं बता रहा हूँ जो आपने बुक में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में भी आपको डायरेक्ट लाइंस मिल जाती है कि अगर आप, सुन लो भाई, अगर आप कार्बन के साथ रिड्यूस करना चाहते हो तो कर दो, मोस्ट रिएक्टिव नहीं हो पाएंगे, उसके लिए आपको सोडियम ये सब चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक टर्म छुपा हुआ जो आपके लिए एक्सेप्शन है, वो क्या है, जो ध्यान दो। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जब भी एल्युमिनियम के थ्रू किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ आयरन के केस में ही हमारा लिक्विड स्टेट में आता है मेरे भाई, लेकिन ये गलत है। अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ बुक से पढ़ रहे हो तो आपको शायद पता होगा कि कई और ऐसे केसेस हैं, कई और ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई और ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके केस में अगर एल्युमिनियम यूज हो रहा है, एल्युमिनियम के थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो ऑफ मेटल बचता है वो मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो मैग्नीज का एग्जाम्पल, आपके बुक में कई बार मिल लग गया होगा अगर आपने देखा होगा गौर से, तो है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सेप्शन और देखते हैं। अब एक्सेप्शन आती है कार्बन एंड कंपाउंड्स। अब आप मेटल एंड नॉन मेटल का विजुअली अप टू लास्ट आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन एक एक्सेप्शन और मैं दे देता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ते हो, है ना, फिजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हो, गैंग को रिमूव करते हो। लेकिन वहां पे एक टर्म आता है, वो है ग्रेविटी सेपरेशन। जैसे वाटरफॉल ऐसे हो रहा है, यहाँ पे हमारा लैडर लगा हुआ है, ग्रेविटी के थ्रू हम लोग किसी भी ओर से रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज को। लेकिन याद रखना मेरे भाई, कभी भी सल्फाइड ओर का यूज वहां पे नहीं होता। अब एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, सल्फाइड ओर का यूज कभी भी हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू नहीं करते हैं। सल्फाइड ओर सेपरेट ही नहीं होता है नॉर्मली। क्यों हम करते हैं, क्योंकि डेंसिटी जिसका हाई होता है वो नीचे सैंक कर जाएगा और डेंसिटी जिसका कम है वो ऊपर रह जाएगा वाटर में, वाटर के केस में। लेकिन सल्फाइड ओर के केस में अपोजिट होता है, डेंसिटी वेरी करता है, और उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली फ्लोटेशन जो प्रोसेस है ना वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इतना आगे चलते हैं, अगले एक्सेप्शन को देखते हैं। तो देखो अगला एक्सेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ गए, इंटर कर गए
कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड बहुत फेवरेट चैप्टर है मेरे लिए, आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। बस थोड़ा सा मन लगाओगे ना तो डाइवर्सिटी की तरह ये आपको बहुत अच्छा फील देता है, क्योंकि वी ऑल आर सराउंडेड विद कार्बन एंड कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में भरे पड़े हैं। तो कार्बन कंपाउंड के एक्सेप्शन तो आपके लिए जानना बहुत यूजफुल है। कार्बन कंपाउंड का एक्सेप्शन अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे तरह से नहीं पढ़ा है। और तो और मैं दो चीजें बताऊंगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, जो केमिस्ट होते हैं वो अभी भी कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस जारी है। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्हें फाइंड आउट हो रही थी, जैसे एक्सेप्शन मिल रहा था, तो उन्होंने आइसोमर्स टर्म ही ला दिया। आइसोमर्स में बहुत सारे एक्सेप्शन है। जैसे आइसोमर्स क्यों क्यों क्या होता है, आइसोमर्स अपने आप में एक्सेप्शन है, क्योंकि आइसोमर्स एक्चुअली हमारे दो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका कि हमारा केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो आइसोमर्स हो गए। लेकिन याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आइसोमर्स अपने आप में एक्सेप्शन है, क्योंकि आइसोमर्स एक्सेप्शन जब पता चला तभी उसे आइसोमर्स के अंदर रखा गया। फंक्शनल ग्रुप में भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक और टर्म है जो जान लो, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रट के जाते हो, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। आपको अगर बुक के लैंग्वेज में चलना है तो आप जानते हो कि बेंजीन का फॉर्मूला करने के लिए आपको चेन कैसे बनाना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर फॉलो होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपली बेंजीन का फॉर्मूला बना रहे हो, लेकिन आप कुछ आगे जाके पढ़ते हो कि बेंजीन का एक और नेम भी है, और वो नेम किसके अकॉर्डिंग है, हमारा वही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो यहाँ पर बगल में आपको दिख रहा होगा, मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, नेम दिया, आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब लास्ट आता है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, यही है जो हमारा लास्ट एक्सेप्शन होगा इस पूरे चैप्टर का। यहाँ पे हम लोग 5 एक्सेप्शन देखेंगे इस पूरे चैप्टर से, जो आपको जरूर देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब हम लोग ग्रुप्स को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ पर है। आपको पता है कि अल्कली मेटल्स जो है वे हमारे हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं होते हैं, बट हाइड्रोजन उसी ग्रुप में लाई करता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है, बट देन ऑल्सो लिथियम से हम लोग अल्कली मेटल को रखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कुछ स्पेसिफिक केसेस में हमारा अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है, यही एक्सेप्शन है। सेकेंड एक्सेप्शन की बात की जाए, अभी तक हम लोग 118 एलिमेंट्स को जान रहे थे, लेकिन अब 2 एलिमेंट्स नए आ गए हैं। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड एक्सेप्शन देखिएगा। फिफ्थ एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन जान लीजिए। देखिए, नॉर्मली जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच के जाते हैं कि अगर हम लोग सीरीज से डाउन चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाएगा या फिर कुछ और होगा, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। आप नॉर्मली 17 एलिमेंट्स को हम लेते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ सेलेक्टिव, जैसे फ्लोरीन हो गया, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको पता है कि मैंने बताया था कि अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन दो, अगर ये दोनों एलिमेंट्स मिल गए तो कभी भी ये सेंट्रल एटम में यानी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मैंने लिंक थोड़ा गलत तरीके से किया, मैं फिर से समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर लेके आपको क्या फॉर्मूला रहती है, क्या आपको कंसेप्ट रहता है कि कभी भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आपका ऐसा जनरल आइडिया रहता है कि अगर ग्रुप से डाउनवर्ड हम लोग चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहता है तो हमारा 16 ग्रुप से आता है और 17 ग्रुप से हमारा फ्लोरीन आता है। तो फिर कैसे हो गया कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आ गया? तो ये आप कंजप्शन मत रखिएगा कि हमारा अगर हम लोग ग्रुप में डाउनवर्ड की ओर चल रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाता है। और इसमें एक और एक्सेप्शन मैंने ऐड किया कि
हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं रहते, ठीक है। रैदर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के बावजूद इसे सेंट्रल एटम में नहीं रखा जाता, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना। कमिंग बैक टू अवर लास्ट एक्सेप्शन, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, कमिंग बैक टू अवर लास्ट एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ ऑक्टेट, जो कि आप अगर एडवांस लेवल का थोड़ा भी आइडिया आपको है तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेट इज नथिंग, इट्स वैल्यू इज अबाउट नियर अबाउट जीरो। क्योंकि जब आप एडवांस लेवल में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, स्पेशली आप 11th में जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेट को कोई भी नोबल गैस, बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है जो कि फॉलो ही नहीं करते। और तो और ये जान लीजिए कि सभी नोबल गैस होते ही नहीं है। बेस्ट एग्जांपल आपका हमारा बहुत ही बढ़िया एग्जांपल जेनॉन है। जेनॉन अपने आप में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जेनॉन हो गया, रेंडन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये तीनों नोबल गैसेस हैं क्योंकि ये 18 ग्रुप से आते हैं। बट रैदर देन ऑल्सो ये हमारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और तो और फिर से मैं बोल देता हूँ कि आपने पढ़ा है कि नोबल गैसेस हमारे कोई भी कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं, लेकिन ये तीन ऐसे एक्सेप्शनल एलिमेंट हैं जो कि हमारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और एक चीज, लॉ ऑफ ऑक्टेट सभी एलिमेंट्स फॉलो नहीं करते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो आज का। एंड एट लास्ट हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। और अगर आपको ये सभी एक्सेप्शंस पता था तो जरूर कमेंट करना, और हमारी ओर से आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। और इस वीडियो को अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सभी एक्सेप्शन उन लोगों को जानने के लिए बहुत जरूरी है। मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।